समय का पहिया पूरा घूम चुका है। पड़ोस जो कुछ समय पहले तक जल रहा था अब फिर से तपिश झेलेगा। फिर से मुकदमा होगा, फिर से सजा होगी, फिर से बात होगी भारत के पड़ोसी की जहां आग लगी हुई है। बात हो रही है बांग्लादेश की। वहां की पूर्व प्रधानमंत्री और भारत में पनाह ली हुई अवामी लीग की नेता शेख हसीना ने बड़ा बम फोड़ दिया है। मैं बांग्लादेश आ रही हूं। वो कब जाएंगी या कब नहीं, इस पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि जब वो जाएंगी तब क्या होगा, क्योंकि जब आखिरी बार वो ढाका के हेलीपैड से उड़ान भरने वाली थी तब प्रदर्शनकारी युवाओं की भीड़ उनके घर में, उनके दफ्तर में वो दृश्य पैदा कर रही थी जिसने शेख हसीना और उनके परिवार को खौफ से भर दिया था। भीड़ की तलवारें हसीना का पता पूछ रही थी। भीड़ बरबस शेख हसीना को गालियां बक रही थी और एक बांग्लादेशी अदालत ने फिर हसीना और उनके खास सिपाह सलाहकार को फांसी पर लटकाने का फरमान भी सुना दिया था। ऐसे में शेख हसीना जाना क्यों चाहती हैं और ऐसा अगर हुआ तो इससे हासिल क्या होगा? ढाका में उनका कैसा स्वागत होगा? आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. 10 जुलाई को ब्रिटिश मीडिया एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि शेख हसीना दिसंबर 2026 तक अपने मुल्क बांग्लादेश लौट जाएंगी। हसीना ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, हो सकता है कि मेरे वापस लौटने पर वो मुझे गिरफ्तार कर लें, हो सकता है मेरी हत्या हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे लौटना होगा। मेरी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त अत्याचार किया जा रहा है। अगर मेरी मौत भी हो तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरी अपनी मिट्टी पर हो, उसी धरती पर जहां मेरे माता पिता दफन हैं, जहां उनका खून बहा था। रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक हसीना ने कहा है कि उनके साथ पार्टी के सीनियर लीडर्स भी बांग्लादेश लौटेंगे। आपको ध्यान ही होगा कि जब हसीना भारत आई थी तब उनके साथ बांग्लादेश के तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमल भी भारत आ गए थे। हसीना के लौटने की तारीख क्या होगी, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि वो लौटते ही कोर्ट में सरेंडर कर देंगी। अब सरेंडर क्यों? क्योंकि शेख हसीना को बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने मौत की सजा सुनाई थी। ICT बांग्लादेश का एक घरेलू वॉर क्राइम्स कोर्ट है। इसे 2009 में हसीना सरकार ने ही बनाया था ताकि 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए जंगसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाया जा सके। आप जानते हैं कि शेख हसीना को अगस्त 2024 में एक छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद वो देश छोड़कर भारत आ गई थी। उनके साथ उनकी सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी देश छोड़कर भाग गए थे। कुछ दिनों तक वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर रहीं। उनकी सुरक्षा में इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो तैनात रहे। फिर उन्हें उस बेस से मूव किया गया और 24 अक्टूबर 2024 के दिन द प्रिंट ने खबर में बताया कि हसीना नई दिल्ली के लुटियंस बंगलो जोन में एक सेफ हाउस में रहती हैं। इस इलाके में सुरक्षा कड़ी रहती है। कई सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और आला अधिकारियों के घर भी इसी इलाके में हैं। हसीना की सुरक्षा के लिए वहां एक टीम सादे कपड़ों में मौजूद रहती है। पूरे प्रोटोकॉल और सुरक्षा के साथ वो कई बार लोधी गार्डन में वॉक करने भी जाती हैं। जिस बरस हसीना भारत लौटी उसी बरस यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट छापी, यानी कि 2024 में। दावा किया गया कि तब बांग्लादेश के छात्र आंदोलन में करीब 1400 लोग मारे गए थे। इसके पहले ही हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे। कईयों में आरोप था कि ये सब हत्याएं हसीना के आदेश पर की गई। 2024 में ही इन आरोपों के सिलसिले में जांच शुरू हो गई थी। 2025 में ICT में इसकी सुनवाई शुरू हुई। पिछले बरस 17 नवंबर को कोर्ट ने हसीना को सजा सुनाई। उन पर मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े ये 5 आरोप थे। पहला, हत्या और टॉर्चर। कहा गया कि हसीना ने निहत्थे छात्रों पर एक प्लान के तहत हमला करवाया। इसमें हत्या की कोशिश, टॉर्चर सब शामिल है। दूसरा आरोप था कि हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और घातक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दिया। इस आरोप में हसीना को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तीसरा आरोप ढाका से 300 किलोमीटर दूर रंगपुर शहर में हुई एक हत्या से जुड़ा था। आरोप था कि हसीना के कहने पर गृह मंत्री असदुज्जमान खान और पूर्व पुलिस चीफ अल मामून ने अपनी फोर्स और अवामी लीग के काडरों को कार्रवाई के लिए उकसाया।
फिर बिना किसी वजह अबू सैयद नाम के एक छात्र पर गोलियां चला दी। हसीना पर 5 अगस्त 2024 को ढाका और उसके आसपास 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या करवाने का भी आरोप था। इसके अलावा ढाका के आशुलिया इलाके में भी 6 छात्र प्रदर्शनकारियों की हत्या के मामले में हसीना को दोषी ठहराया गया था। पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल मामून को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए अल मामून सरकारी गवाह बन गए। अब शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज़्ज़मा खान को मुकदमे का सामना करना था, लेकिन वो तो बांग्लादेश में थे ही नहीं, तो मुकदमा दोनों की गैर मौजूदगी में चलाया गया। दोनों नेताओं की तरफ से अदालत ने एक वकील नियुक्त किया, लेकिन उस वकील को ना तो हसीना या कमल की तरफ से कोई निर्देश मिला और ना ही उन्होंने बचाव में कोई गवाह पेश किया। अदालत ने शेख हसीना और कमाल दोनों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि अल मामून को सिर्फ 5 साल जेल की सजा दी गई। फैसले के कुछ ही घंटों बाद शेख हसीना ने इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह फैसला एक ऐसे ट्रिब्यूनल का है जिसे बिना लोकतांत्रिक जनादेश वाली अंतरिम सरकार ने बनाया और चलाया है। हसीना का आरोप था कि उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित मौका नहीं दिया गया और न ही अपनी पसंद के वकील चुनने की इजाजत मिली। फिर फरवरी 2026 में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए। हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर बैन लगा हुआ था। नतीजे सामने आए तो 17 साल से सरकार से बाहर चल रही बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP चुनाव जीत गई। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने। इसके बाद उम्मीद की गई कि हालात शायद थोड़े सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अप्रैल 2026 में बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत आए। इस दौरान उन्होंने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग सामने रख दी। इस बार बांग्लादेश ने सीधे 2013 की भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि का हवाला दे दिया। 2013 में हुआ क्या था? असल में उस साल भारत के नॉर्थ ईस्ट में कुछ एक्टिव उग्रवादी गुटों के लोग बांग्लादेश में छिप गए थे। भारत सरकार उन्हें बांग्लादेश में पनाह लेने से रोकना चाहती थी और इसी वक्त बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन के लोग भारत में आकर छिप रहे थे। दोनों देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए एक प्रत्यर्पण समझौता किया। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पनाह ले रहे भगौड़ों को लौटाने की मांग कर सकते थे। हालांकि पेंच ये है कि भारत राजनीति से जुड़े मामलों में किसी व्यक्ति को बांग्लादेश को सौंपने से इनकार कर सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति पर हत्या और किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हों तो उसके प्रत्यर्पण को रोका नहीं जा सकता। ऐसे में अप्रैल 2026 में जब बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की तो भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी अपनी न्यायिक प्रक्रिया के तहत मामले की जांच की जा रही है। अब शेख हसीना ने यह कहा है कि वो खुद अपनी मर्जी से बांग्लादेश जा रही हैं। बांग्लादेश सरकार उनकी वापसी की मांग कर रही है, भारत को चिट्ठियां लिख रही है, इसलिए उन्होंने जाने का फैसला किया है। इसमें किसी देश का कोई रोल नहीं है। यानी अगर शेख हसीना वापस चली जाती हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें प्रत्यर्पित किया जा रहा है। भारत ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, वो खुद अपनी मर्जी से जा रही हैं। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जब हसीना बांग्लादेश लौटेंगी तब क्या होगा? कानूनी तौर पर देखें तो बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखते ही हसीना को गिरफ्तार करके सजा नहीं दी जा सकती। बांग्लादेश के संविधान के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को उसकी गैर मौजूदगी में दोषी ठहराया गया है तो देश लौटने और हिरासत में आने के बाद उसे मुकदमे को दोबारा खुलवाने और नई सुनवाई की मांग करने का अधिकार होता है। फिर से मुकदमे के दौरान आरोपी को अपना पक्ष रखने, गवाह पेश करने और अपनी पसंद के वकील चुनने का पूरा मौका दिया जाता है। इसके अलावा शेख हसीना की कानूनी टीम बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल देश से बाहर रहने की वजह से वो ये सब कुछ ठीक से नहीं कर सकती। यानी कानूनी तौर पर देखें तो अगर हसीना इस मौत की सजा को अदालत में चुनौती देना चाहती हैं तो इसके लिए उनका बांग्लादेश लौटना लगभग जरूरी है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अब बांग्लादेश में माहौल पहले जैसा नहीं रहा। सत्ता पर एक ऐसी पार्टी की सरकार है जो हसीना की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी रही है। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में देश में जमात इस्लामी पार्टी का कद भी बढ़ा है। चुनाव में भी वो दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसे में हसीना की वापसी पर क्या सब कुछ कानून के मुताबिक होगा या ये उनके पतन की शुरुआत होगी? एक्सपर्ट्स को सुनिए। देखिए, शेख हसीना ने जो कहा है कि उनको जाना पड़ेगा, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण चीज है उसको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, भले ही वो मुझे मार दें, मुझे जाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात है, दिसंबर तक जब तक जाएंगी
माहौल थोड़ा और ज्यादा बदल चुका होगा। ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर जो है एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो अवामी लीग के पक्षधर हैं, लेकिन नेतृत्व की कमी होने के कारण मोबिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो अब जब वो जाएंगी तो एक मोबिलाइजेशन भी होगा, और अगर सरकार उनको गिरफ्तार तो करेगी ही, पर उसके आगे सरकार क्या करती है सरकार के ऊपर होगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव होगा सरकार के ऊपर, और अगर सरकार दुर्भाग्य से, अगर भगवान ना करे वो चाहे कि डेथ सेंटेंस को आगे इंप्लीमेंट करना चाहे, तो मेरे ख्याल से सरकार के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि इसका काफी बड़ी प्रतिक्रिया होगी देश में भी और अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी। और एक बार शेख हसीना चली जाती हैं तो फिर उसके बाद बांग्लादेश की जो हुकूमत है और उसकी जो मांग है वो किसी भी हालत में उसकी कोई वजूद नहीं रह जाएगा। लेकिन एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए, भारत के लिए शेख हसीना और अवामी लीग ही हमारे मित्र हैं। अन्य कोई भी सरकार, उसके साथ हमारे संबंध ठीक ठाक हो सकते हैं, पर उस हद तक अच्छे नहीं हो सकते जैसे अवामी लीग की सरकार के दौरान थे। तो और ये हमने अच्छी तरह से देख लिया कि तारिक जिया यूनुस से बेहतर हो सकते हैं, और बेहतर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है। यूनुस की सरकार तो कोई लोकतांत्रिक थी नहीं, उसका ना कोई वजूद था, ना कोई लीगल बेसिस था, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस था। तो उसके मुकाबले तारिक रहमान की जो सरकार है काफी बेहतर है। लेकिन कोई भी सरकार बांग्लादेश की उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी शेख हसीना और अवामी लीग की सरकार थी, जो भारत की मित्र थी, और जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उसकी उत्पत्ति थी। अभी जो हुकूमत है वो काफी हद तक एंटी लिबरेशन फोर्सेस के साथ बनी हुई है, और उसकी हुकूमत में कट्टरपंथी शक्तियां जो है काफी ज्यादा ताकतवर हुई हैं, और यही कट्टरपंथी शक्तियां आगे चलकर शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि बीएनपी के पास कार्डर्स नहीं है। जो प्रदर्शन करने के लिए उनको जो लोग चाहिए होंगे वो जमात और अन्य कट्टरपंथी शक्तियों से ही मिलेंगे। तो ये बात हमें अच्छी तरह से जान लें। 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान हसीना के घर, पार्टी ऑफिस, दफ्तर समेत तमाम जगहों पर लूटपाट और आगजनी हुई थी। इसके बाद उनकी पार्टी को भी बैन कर दिया गया था। हालांकि पिछले बरस जब उन्हें सजा मिली तब देश में दोनों तरह के लोग देखे गए थे। एक वो जो कोर्ट के अंदर जश्न मना रहे थे, और दूसरे वो जो हसीना की सजा के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए थे। ऐसे में उनके लौटने पर इस बार पब्लिक सेंटिमेंट कैसा हो सकता है, जानकारों से समझते हैं। जहां तक सवाल लोगों के रिएक्शन का है, तो दोनों ही तरीके के रिएक्शन होंगे। कुछ लोग जो उनके विरोधी हैं वो हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी की मांग करें और ये सब करें, पर साथ ही साथ जो उनके पक्षधर हैं, जो अभी तक डिसहरे में थे, मतलब एकत्रित नहीं थे, विघटित थे, वो सब एक बार संगठित होने का उनको मौका मिलेगा। साथ ही साथ एक आम आदमी जो अभी तक ना इस तरफ है ना उस तरफ है, वो भी, उसको भी ये 2-3 साल में समय मिला है ये एनालाइज करने के लिए कि क्या बेहतर था। क्या शेख हसीना की हुकूमत बेहतर थी या उसके बाद आई हुई जो सरकारें हैं वो बेहतर हैं। और आप देखेंगे कि मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, कि एक बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में भी आगे आएंगे। अगर कुछ गुस्सा था या अगर कुछ क्रोध था या अगर कोई मूवमेंट था शेख हसीना के खिलाफ, तो वो अब तक डिसिपेट हो चुका है। लोग देख रहे हैं कि शेख हसीना के समय में बांग्लादेश काफी समृद्ध था, काफी बेहतर था आज के मुकाबले। और अब जब वो जाएंगे दिसंबर में, तब तक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन हो चुका होगा, और सरकार के लिए उतना आसान नहीं होगा उस मूवमेंट को दबाना, ऐसा मुझे लगता है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। अमेरिका और ईरान के बीच वापस से सुलह की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अमेरिकी मीडिया CNN ने कुछ अधिकारियों के हवाले से बताया कि दोनों देशों के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। साथ ही पाकिस्तान और कतर जैसे देश वापस से मध्यस्थता कराने में जुट गए हैं, जिससे बातचीत फिर से शुरू की जा सके। अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने भी कोशिश की है कि हमलों के बावजूद तनाव ज्यादा ना बढ़ने पाए। कुल मिलाकर चीजें दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले बीते 3 दिनों से जैसे हालात बन रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में वापस से जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका ने 8 और 9 जुलाई के बीच कम से कम 2 बार ईरान पर हमला किया था। इनमें 170 जगहों को निशाना बनाया गया था। दावा किया गया था कि उसने ईरान के कई मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया है। जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी बेसों पर हमले का दावा किया था।
ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी हमलों में उसके 14 नागरिक भी मारे गए हैं। इस बीच एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या का प्लान बनाया था, ऐसी एक रिपोर्ट बाहर आई है। CNN और WSJ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इजराइल ने इसी हफ्ते अमेरिका के साथ ये इंटेल शेयर किया था, लेकिन कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इजराइल जानबूझकर ऐसी रिपोर्ट शेयर कर सकता है जिससे वो ट्रंप को ईरान पर फिर से हमला करने के लिए मना सके। सच्चाई खैर जो भी हो, लेकिन इस तरह के दावों से हालात और भी खराब हो सकते हैं। अगली खबर, एंडी बर्नहैम का नाम ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर लगभग तय माना जा रहा है। ब्रिटिश मीडिया BBC के मुताबिक सत्ताधारी लेबर पार्टी के 403 में से 322 सदस्यों ने उनके नाम का समर्थन किया है। उन्हें अगर एक और सांसद का समर्थन मिल जाता है तो फिर तकनीकी रूप से कोई और नेता उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि फिर से दावेदारी पेश करने के लिए जरूरी 81 सांसदों का समर्थन नहीं बचेगा। ऐसे में फिलहाल इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि बर्नहैम निर्विरोध ही UK के अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कोई अन्य नेता फिलहाल उन्हें चुनौती देने के मूड में नहीं दिख रहा है और न ही उसके पास जरूरी वोट हैं। बकौल BBC उन्हें अगले हफ्ते ही लेबर पार्टी का नया लीडर घोषित किया जा सकता है और 20 जुलाई से वो प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। ऐसे में एंडी बर्नहैम 10 साल में ब्रिटेन के 7वें नए प्रधानमंत्री होंगे। मौजूदा प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को भारी विरोध के बाद पद छोड़ना पड़ रहा था। 2 साल पहले वो बड़े बहुमत से चुनाव जीतकर PM बने थे, लेकिन मई में हुए लोकल इलेक्शंस में उनकी पार्टी बुरी तरह से हार गई थी। इसके बाद से ही स्टार्मर की लीडरशिप का विरोध शुरू हो गया था। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है, लेकिन अगर आपकी इतिहास में रुचि है और 1498 से लेकर 1947 तक की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो जरूर देखिए अवध ओझा सर के साथ मास्टर जी इन द न्यूज रूम, जो शुरू हो रहा है 11 जुलाई से हर शनिवार दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मास्टर जी इन द न्यूज रूम में मैं अवध ओझा लेकर आ रहा हूं इतिहास की रोचक कहानियां। देखते रहिए ललन टॉप।